नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हुलाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत के रोड मैप पर युवाओं से करेंगे संवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 3000 युवा नेताओं से करेंगे बातचीत। दिल्ली चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी का पोस्टर वॉर जारी। भाजपा ने केजरीवाल पर झूठे वायदे करने का लगाया आरोप, तो आतिशी ने क्राउड फंडिंग के जरिए जनता से मांगी मदद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली ढेर। नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से बढ़ी ठंड। आज उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना। कई क्षेत्रों में घने कोहरे का अलर्ट। खेल की खबरों में साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज। दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ भारत के सुमित नागल, रोहन बोपन्ना, श्रीराम बालाजी और यूकी भांबरी उतरेंगे कोर्ट पर। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत युवा नेता संवाद के जरिए उनसे मुखातिब हुए। इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतियां दी, जिनमें भारत की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और समाधानों को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान युवाओं के नवोन्मेषी प्रयासों की जानकारी ली और उनसे संवाद किया। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने सदैव युवाओं को प्रेरणा दी है। 12 जनवरी को हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम में युवाओं के साथ संवाद करने वाले हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले इस कार्यक्रम में विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचार और कार्यों को युवाओं के बीच पहुंचाना है। इस साल के राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है युवा एक स्थायी भविष्य के लिए, लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने लिखा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। स्वामी जी ने भारत के महान आध्यात्मिक संदेश को पश्चिमी दुनिया तक पहुँचाया। उन्होंने भारत के लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा। स्वामी जी ने युवाओं को अपनी क्षमता को उजागर करने, राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है। और स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने लिखा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक स्वामी जी के 1893 के शिकागो संबोधन में भारत के समावेशी लोकाचार की झलक मिलती है। उन्होंने भारतीयों को गर्व, आत्मविश्वास और मानवता की सेवा करने के आह्वान से प्रेरित किया। युवाओं के लिए उनका स्पष्ट आह्वान, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, यह आत्म सशक्तिकरण के लिए एक कालातीत मंत्र बना हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि युवाओं के लिए एक शाश्वत प्रेरणा, वे युवा मन में जुनून और उद्देश्य को प्रज्वलित करते रहते हैं। हम एक मजबूत और विकसित भारत के उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया।
स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें, भारत के युवाओं के चरित्र उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये दो संदेश हैं इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन और सभी देशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने स्व संस्कृति के प्रति न सिर्फ देशवासियों को जागरूक किया बल्कि विश्व को वेदांत और योग दर्शन से प्रभावित भी किया। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने नर सेवा को ही नारायण सेवा का पर्याय बनाया। युवाओं में चरित्र निर्माण व आत्मगौरव के बीज बोकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और दर्शन सभी के लिए प्रेरणा पुंज है। और अब बात करेंगे महाकुंभ की। तो महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है। अमृत स्नान के लिए आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ में सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं और उनकी स्वच्छता और रखरखाव के लिए लाखों कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, आइए आपको दिखाते हैं। जो कुंभ में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए हमने 1.5 लाख टॉयलेट बनाए। एक में अनेक हैं जी, एक में अनेक। उन 1.5 लाख टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए 4.5 लाख सफाई कर्मचारी हैं। उनके ऊपर जो है उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए उनको व्यवस्थित ठीक से काम हो, उसलिए ऐसे 12,000 लोग हैं और 1,000 लोग जो हैं ऊपर का टॉप मैनेजमेंट देखने वाले हैं। अब ये जो 4,65,000 लोग हैं, इनके रुकने की व्यवस्था भी की है, इनके भोजन की व्यवस्था की है। 4,50,000 लोग वहां पर परमानेंट 1.5 महीने से ज्यादा रहेंगे। अब सफाई कर्मचारी पति पत्नी दोनों हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो क्या करेंगे? वहां 2 महीने के लिए उनका स्कूल भी बनाया ताकि उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो। 15 लाख के आसपास विदेशी सैलानी आएंगे। उनके लिए हमने बहुत सारे टूर्स क्यूरेट किए कि वो आए वहां पे आकर के कुंभ के अतिरिक्त भी कुंभ के भारत को देखें। वहां हमने इन सब को होस्ट करने के लिए 50 लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी टेंट्स आईटीडीसी ने लगाए, सुविधा देते हुए उनको कुंभ का दर्शन करा सके। इन सब पे काम किया। और महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योगी सरकार ने 7,000 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश रोडवेज की तरफ से ये बसें प्रदेश के सभी जिलों से चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए आज से रोडवेज की बसें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। तो वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी रोडवेज पूरी तरह से तैयार है और कई बसों को सजाया भी जा रहा है। साथ ही मेले तक ले जाने के लिए शटल बसें भी चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज की तैयारियों की समीक्षा के दौरान बसों में ओवरलोडिंग नहीं करने और तय किराए से ज्यादा ना लेने के भी सख्त आदेश दिए हैं।
अगली खबर उत्तराखंड से। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देना और प्रवासियों के अनुभवों का लाभ उठाना है। इसमें 17 देशों के भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में उत्तराखंड में निवेश के अवसर, आतिथ्य और स्वास्थ्य, कौशल विकास, विदेशों में रोजगार, उच्च शिक्षा, बागवानी और जड़ी बूटियों की संभावनाओं पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं, आज आप विदेशों में रहते हैं। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है। चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अब बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी कर कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन भाजपा ने बताया। पोस्टर जारी कर भाजपा ने कहा कि दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी वोटर हैं। वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए पर सवाल उठाते हुए इन्हें आम आदमी पार्टी का रिश्तेदार बताया। साथ ही भाजपा के पोस्टर में कहा गया है कि पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताने वाले केजरीवाल को यही पूर्वांचली समाज 5 फरवरी को आपको अच्छे से सबक सिखाएगी। वहीं इससे पहले भाजपा ने एक और पोस्टर जारी कर कहा कि आपदा की सिर्फ एक टोली ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और पीछे शराब घोटाला, दिल्ली के कूड़े के ढेर, जल संकट, दिल्ली में प्रदूषण और सड़कों और गड्ढों को दिखाया गया है। वहीं भाजपा के नेता हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 10 गारंटी दी थी, लेकिन अपने किए वादों को केजरीवाल ने पूरा नहीं किया। वो सिर्फ जनता को वोट के लिए झूठे वायदे करते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का काम करने के बजाय बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 4027 क्लासरूम्स बने, पर पेमेंट इन्होंने ली 7137 की। क्लासरूम 20,000 नहीं बनाए 4027 और पेमेंट ली इन्होंने 7137 की। 10 साल में कोई नया या रेगुलर टीचर हायर नहीं किया। 43,000 permanent teachers and 13,000 guest teachers were present in Delhi schools when there was a need for 62,000 teachers, a shortfall of 6,000 teachers. They promised to make Delhi schools world class, yet over 2 लाख बच्चे जो हैं, they are still deprived of education. ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है इनका। और भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को देने का झूठा वायदा करके केवल योजनाओं की घोषणा की, लेकिन उन्हें आज तक लागू नहीं किया है। एक नया अस्पताल इन्होंने 10 साल में नहीं बनाया, एंड दे हैव नॉट एडेड अ सिंगल बेड टू एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स फॉलोइंग एन एसीबी आप जानते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जिसने देखा है कि 65,000 फिक्टिशियस पेशेंट्स थे हु वर प्रिस्क्राइब टेस्ट बिटवीन फरवरी एंड दिसंबर। मोहल्ला क्लिनिक्स जो है, दिस आई थिंक इन माय व्यू इज अ टेस्टमेंट टू द फेलियर ऑफ देयर हेल्थ पॉलिसी। और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही आतिशी ने अपने चुनाव खर्च के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की। सीएम आतिशी ने आज प्रेस वार्ता कर चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली और देश भर के आम लोगों से क्राउड फंडिंग की अपील की। आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए
अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनावों में झुग्गी बस्ती को लेकर राजनीति तेज है, तो प्रचार में जुटे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि केवल आम आदमी पार्टी ही झुग्गी बस्ती में रहने वालों का दर्द समझती है और उन्हें उजड़ने से बचा सकती है। 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और इनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई थी, झुग्गी टूटने नहीं दी थी इन लोगों की। और दिल्ली चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को एक दूसरे के ऊपर उनके आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, तो इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी पर फिर हमला बोला। कांग्रेस के नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को घेरा। ना दिल्ली में जिस तरीके के काम होने थे वो हुए, ना हवा की पोल्यूशन पे कोई काम हुआ। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिससे धूल उठती है, ना उस पर काम हुआ। जो सड़कों की सफाई होनी चाहिए थी, ना उस पर काम हुआ। सुएज पाइपलाइन हमारी जैम हो रखी है जिससे धूल आती है सड़कों पे, ना उस पर काम हुआ। ना हरियाली कोई इंक्रीज हुई, जितनी शीला जी के समय थी उससे शायद 10 पेड़ भी मुश्किल से ऊपर से लगे होंगे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने भी दिल्ली की बदहाली के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। दिल्ली के लोग प्रदूषण से मुक्ति चाहते हैं, करप्शन से मुक्ति चाहते हैं, एक अच्छा सूएज सिस्टम चाहते हैं, साफ पानी चाहते हैं, रोड चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, परंतु मुद्दा केवल मुद्दा भटकाने का होता है। और अब बात बिहार की, जहां इस साल विधानसभा चुनाव वहां पर भी होने हैं, तो ऐसे में सत्ता और विपक्ष का विभिन्न मुद्दों पर विरोध सामान्य बात है, लेकिन आरजेडी आरोप प्रत्यारोप के बजाय मर्यादा लांघते हुए लगातार अपशब्दों का प्रयोग कर रही है। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल से तेजस्वी यादव का एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वो केजरीवाल का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही कैप्शन में भाजपा के लिए अपशब्द भी लिखे हैं। तेजस्वी यादव को उनकी इस पोस्ट पर घेरते हुए भाजपा के नेता और प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम नहीं जानते थे कि भाषाई लंपटीकरण का भी आप नौजवान चेहरा बनेंगे। आज जो राजद के ट्विटर हैंडल पर जिस तरह का शब्द का प्रयोग हुआ है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आप जो है अपने पिता के संस्कारों पर चल रहे हैं। राजनीति के वो जोकर बने थे, आप मिमिक्री करने वाले बन चुके हैं। और जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कांग्रेस और राजद के शासन में जब इटालियन नेता के चरण वंदना करते थे और जब आपके पिता जेल यात्रा कर रहे थे, उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा दिया? और इस पर तेजस्वी यादव ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अगर उन्हें बिहारियों की इतनी ही चिंता हो रही है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते। कोई बिहार के लोगों को गाली नहीं, ये बात का बतंगर बनाने वाले लोग बनाते हैं। जो बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता आपको बिहार की। तो इस बीच बीपीएससी छात्रों की मांग को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का आज ऐलान किया है। 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच पप्पू यादव ने दावा किया है कि उनके बुलाए बिहार बंद को भीम आर्मी और एआईएमआईएम ने भी समर्थन किया है। इस बीच पटना के अशोक राजपथ पर छात्र युवा शक्ति के बैनर तले प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। हालांकि पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे पटना में बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। बात केरल की, जहां एक दलित महिला एथलीट से हुई रेप की घटना पर भाजपा लगातार हमलावर है। बीजेपी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस घटना को आत्मा को झकझोरने वाला बताते हुए केरल की राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। जिसने भी इस बच्ची के साथ ऐसा किया उसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं है, सरकार की लापरवाही नहीं है कि
इतनी बार बच्ची के साथ अन्याय होता रहा और सरकार कुछ नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि केवल लेफ्ट की सरकार नहीं, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार ये भी जिम्मेदार है, क्योंकि 5 वर्षों से ये चला आ रहा है। सवाल ये भी बनता है कि जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देते हैं प्रियंका वाड्रा, इंडिया अलायंस के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता, वो सब चुप हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं। क्या वो धरने पर बैठेंगे केरल की सरकार के खिलाफ? राहुल जी, प्रियंका जी, अब आरजी कर पे चुप, स्वाति मालीवाल पर चुप, जब सिमी रोजबेल जॉन का मामला आता है कि कास्टिंग काउच हो रहा है तब चुप, नवाब यादव समाजवादी पार्टी का नेता बलात्कार करता है बच्ची का तब चुप। अब चुप हो जाते हैं सिलेक्टिवली और बोलते हैं सिलेक्टिवली। आज केरल में जो घटना आई है सामने, उसके लिए आप क्या करेंगे, जरा बताइए। अब खबर छत्तीसगढ़ से। बड़ी खबर, बीजापुर जिले के जंगलों में आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सली ढेर हो चुके हैं और नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि ये जंगल जिले में स्थित नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान भी लगातार जारी है। अगली खबर, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे। ट्रंप वेंस उद्घाटन समिति की ओर से मिले औपचारिक निमंत्रण की जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए 2 उपग्रह अब 15 मीटर की दूरी पर हैं। इसरो के मुताबिक 15 मीटर की दूरी से उपग्रह 3 मीटर आगे बढ़ा, फिर उपग्रहों को सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया गया। इसरो ने कहा है कि SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट उपग्रह अच्छी स्थिति में हैं और डॉकिंग के लिए करीब आ रहे हैं। इसरो ने बताया कि डॉकिंग की प्रक्रिया को डेटा का विश्लेषण करने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा और जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी वो साझा करते जाएंगे। खबर गुजरात से, जहां अहमदाबाद में शनिवार को पतंग महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 14 जनवरी तक चलेगा। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश के पतंगबाज पहुंच रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हो गई। 11 जनवरी से 14 जनवरी तक अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। देश ही नहीं, दुनिया में मशहूर पतंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के 47 देशों के 143 पतंगबाज अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। उत्तरायण के पर्व तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल में देश भर से भी कई लोग इस उत्सव के लिए अपनी पतंगें लेकर आए हैं। कई देशों के लोग यहाँ पर पतंगबाजी में हिस्सा लेने के लिए आए हैं अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल में। उसके साथ ही भारत की टीम यहाँ हमारे साथ मौजूद है। देश के कोने कोने से पतंगबाज यहाँ पर आए हुए हैं अहमदाबाद में पतंग उड़ाने के लिए। सर, कैसा अनुभव है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? अलग अलग तरीके के पतंग यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं और सबका अलग जोश नजर आ रहा है। बिल्कुल, एकदम जोश के साथ, एकदम भरी जोश के साथ आपको कई देशों से और प्लस अपना भारत से भी जो कई जगह से आए हुए पतंगबाजियों की आपको पतंग उठाते हुए यहाँ नजर आएगा। मुझे ये शौक पिछले 8 साल से लगा है, उसके बाद छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा वातावरण है जो एक अनोखा है, अनुभव काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट बहुत ही अच्छा है, बहुत कलरफुल है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है। काइट फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं वर्ल्ड में, उसमें से एक ये बहुत फेमस फेस्टिवल है और हर एक काइट फ्लायर का एक सपना होता है कि यहाँ पे आवे। मैं यहाँ कम से कम 6 बार आ चुका हूँ, तो मतलब कोविड के छोड़ के हुआ ही नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना हाई लेवल पे करता है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये पतंग जो है हमें डिफरेंट कंट्रीज़ को जोड़ती है।
पतंग प्रेमियों की रंग बिरंगी पतंगों से अहमदाबाद का आसमान रंगीन हो गया है। लोक संस्कृति, कला, शिल्प और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस फेस्टिवल के माध्यम से द्विपक्षीय मैत्री, कला, साजी, संस्कृति का भी प्रदर्शन होता है। गुजरात आने वाले पतंगबाज और उनकी अनोखी आकृतियों वाली रंग बिरंगी पतंगे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहती हैं। विदेश में रहने वाले गुजराती भी इस खास उत्सव के लिए अपने राज्य में आते हैं। गुजरात में इस फेस्टिवल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राजकोट, द्वारका के शिवराजपुर बीच जैसी जगहों पर भी मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव को वैश्विक पहचान देने के लिए अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जो कोशिशें की थी, उसकी वजह से काइट फेस्टिवल की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पतंग महोत्सव में आने वाले पर्यटकों से प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल अभियान को काफी गति मिली है। मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। और अब खबर खेल के मैदान से। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज हो चुका है। नॉर्वे के कैस्पर रुड ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। प्रतियोगिता के पहले मैच में कैस्पर रुड ने स्पेनिश खिलाड़ी के खिलाफ 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 और 6-1 के अंतर से जीत दर्ज की। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिताब के प्रबल दावेदारों में से सबसे आगे नोवाक जोकोविच पर हर किसी की नजर रहेगी। जोकोविच की नजर जीत के साथ अपने ग्रैंड स्लैम की संख्या को 25 तक पहुंचाने की होगी। तो प्रतियोगिता के पहले दौर में जोकोविच भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी निशेष बासवारेड्डी से भिड़ेंगे। और आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में भारत के सुमित नागल का सामना चेक गणराज्य के तोमाश महात से होगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में महिला वर्ग की बात करें तो यहां पहला नाम दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आर्याना साबालेंका अमेरिकी स्लोएन स्टीफन्स के खिलाफ अपने खिताब की रक्षा की शुरुआत करेंगी। साबालेंका लगातार 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाली पहली महिला बनने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। और वहीं भारत के श्रीराम बालाजी अपने मैक्सिकन जोड़ीदार मिगेल एंजेल के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले दौर में भारतीय मैक्सिकन जोड़ी का सामना यूक्रेनियन और नीदरलैंड की जोड़ी से होगा। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके कोलंबियन जोड़ीदार निकोलस के साथ मंगलवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय कोलंबियन जोड़ी का सामना स्पेनिश जोड़ी से होगा। अब बात क्रिकेट की। इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू होने जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की 14 महीने के बाद वापसी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ही टीम का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, जबकि अक्षर पटेल उप कप्तानी का जिम्मा संभालते दिखेंगे। इसके अलावा टीम में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। इनमें संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल शामिल हैं। टीम में ज्यादातर उन खिलाड़ियों को मौका मिला है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इस प्रकार है: सूर्य कुमार यादव कप्तान, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल। अगली खबर भारत के सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उनको निराश होना पड़ा। भारतीय जोड़ी को कोरिया के किम वोन हो और सियुंग जाई से सीधे गेम में हार झेलनी पड़ी। 7वीं वरीयता प्राप्त सात्विक और चिराग को 40 मिनट तक चले सेमीफाइनल में 10-21 और 15-21 से पराजय का सामना करना पड़ा। कुछ और बड़ी खबरें। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT ने भारत में स्टार्टअप के प्रदर्शन को लेकर लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं। DPIIT के अनुसार 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से 2024 तक रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। 9 वर्षों में भारत में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 400 से बढ़कर
1,57,000 से भी अधिक हो गई है। इस अवधि के दौरान भारत में डेडिकेटेड स्टार्टअप पॉलिसी वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 4 से बढ़कर 31 हो चुकी है। आर्थिक व्यापारिक जगत की एक और बड़ी खबर, इस चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश की विकास दर बढ़ने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पेमेंट, बिजली की मांग, हवाई यात्रियों की संख्या, बढ़ते टोल और जीएसटी कलेक्शन जैसे सकारात्मक सूचकांकों के साथ देश की विकास दर बढ़ने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में 3.8% की मजबूत वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 1.4% ही थी। पिछले साल की तुलना में रबी की बुआई अधिक रही है और यह कृषि विकास के लिए एक अच्छा संकेत है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में भी 8.3% की वृद्धि हुई, जो उपभोग मांग में तेजी का संकेत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ हाई फ्रीक्वेंसी सूचकांकों ने डिजिटल पेमेंट, बिजली की मांग, इलेक्ट्रॉनिक आयात और फर्टिलाइजर बिक्री में वृद्धि के साथ मांग में तेजी का संकेत दिया है। निजी खपत वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 के 4% के मुकाबले वित्त वर्ष 2024-25 में 7.3% रहेगी, जिससे आने वाले महीनों में स्थिर वृद्धि की संभावना बढ़ गई है। बात करेंगे महाकुंभ की। सनातन संस्कृति के आयोजन का महापर्व है महाकुंभ, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महापर्व है। जहां त्रिवेणी के संगम पर आस्था की संगम में डुबकी लगाना न केवल देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंच रहा है, बल्कि सनातन संस्कृति के वाहक सभी अखाड़े भी पहुंच चुके हैं। और इन्हीं अखाड़ों में से एक है श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, जो महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सहायता करने के साथ ही उन्हें प्रतिदिन भोजन प्रसाद भी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में पधारे सनातन धर्म के सभी 13 अखाड़े महाकुंभ की परंपराओं को निभाने के साथ ही यहाँ पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भी हर संभव मदद कर रहे हैं। इन्हीं अखाड़ों में से एक है श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, जहां प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भोजन प्रसाद की ये परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही है, जिन्होंने अखाड़ों को मूर्त रूप दिया था। श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े के सभापति बापू मुक्तानंद जी हैं। कहते हैं, जब बापू मुक्तानंद जी नर्मदा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तब इन्हें 3 दिन तक भोजन नहीं मिला था। थक हार कर वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां किसी व्यक्ति ने उन्हें भोजन ग्रहण कराया। तभी उनके मन में यह भाव आया कि जब इस लायक होंगे तो किसी को भूखे नहीं रहने देंगे। गुजरात से लेकर जहां भी अखाड़े का कार्यक्रम होता है, वहां इस तरह के भंडारे चलाए जाते हैं। इस भंडारे का प्रबंध पंजाब से आई एक सिख संगत संभाल रही है, जो पूरे श्रद्धा भाव के साथ लोगों को भोजन कराते हैं। यहाँ साधु संतों के साथ कोई भी व्यक्ति भोजन कर सकता है। इसकी व्यवस्था भंडारे में की गई है। भंडारे की कल्पना जब अग्नि अखाड़ा स्थापित हुआ था, जब अग्नि अखाड़ा बनाया हुआ था, आदिगुरु शंकराचार्य की यह परंपरा है। तभी से जो है अन्न क्षेत्र के दान की परंपरा प्रारंभ हुई है। और आप देखते होंगे कि लगभग 10,000 के करीब लोग नित्य यहाँ भोजन लेते हैं। मूल मंत्र गुरु जी का यही है कि भाई जो पीड़ित है उनकी सेवा करो। कम से कम 1 महीने से ऊपर से दोनों टाइम लंगर चल रहा है। भले ही ये सिख पंथ से आए हुए लोग हों, पर इनकी बापू जी में असीम श्रद्धा है और लोगों को भोजन कराने में इस पूरी टीम को महारत हासिल है। यहाँ भोजन व्यवस्था संभाल रहे ब्रह्मचारी जी का कहना है, जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। परमात्मा ने कितना पुनीत कार्य के लिए हमें चुना है, इसके लिए सबसे पहले परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग सुबह 5 बजे चाय से लेकर रात को 12-1 बजे रात तक जो भी है बाहर से लोग आए उनको हम लोग भोजन करा। बापू जी का उद्देश्य है भी कोई हमारी सरपरस्ती में भूखा ना सोए। अन्न क्षेत्र बापू जी के बहुत जगह चलते हैं, यहाँ भी पूरी निगरानी के साथ एक एक पॉइंट को प्लस करके बापू जी बढ़िया क्वालिटी का अन्न क्षेत्र चला रहे हैं। महाकुंभ की धरती पर श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े की यह भक्ति भाव सनातन संस्कृति की परंपरा को बखूबी दर्शाता है, जहां हर भूखे को भोजन प्रसाद खिलाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। अमरेंद्र सिंह, महाकुंभ, प्रयागराज से डीडी न्यूज के लिए।
और प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अनेक सुविधाओं के साथ ही मेले के दौरान स्वच्छता बनाए रखने की भी पूरी तैयारी की गई है। गंगा की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कचरा प्रबंधन की भी प्रभावी व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं महाकुंभ के दौरान स्वच्छता प्रबंधन के लिए क्या क्या ऐसे प्रावधान किए गए हैं। महाकुंभ में स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों से महाकुंभ के मेला क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखा जा रहा है। मेला क्षेत्र में 12,000 फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है, जो सेप्टिक टैंकों से लैस हैं। इसके साथ ही 16,100 प्री फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जिनमें सोख्ता गड्ढों की सुविधा है। ये टॉयलेट्स पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वच्छता भी सुनिश्चित करेंगे। मेला क्षेत्र में कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए 20,000 कचरा डिब्बे लगाए गए हैं, जो स्रोत पर ही कचरे को अलग करने में मदद करेंगे। इस प्रक्रिया से पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। कचरा संग्रहण और निष्पादन को अधिक सुचारू बनाने के लिए 37.75 लाख लाइनर बैग का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। सुबह 6 बजे जो है वो अखाड़ों में अंदर जो गंदगी रहती है उसको निकालते हैं हमारे लेबर, जो रेजान जो सफाई कर्मी हैं, वो जो है सुबह 6 बजे से लेकर के और 2 बजे तक भर में पूरा साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद उसको टिपर पर जो गाड़ी है टिपर पर लाद दिया जाता है, वो चला जाता है कंपैक्टर पे। हम सोचते हैं कि यहाँ से लोग जो भी जाएं, जो श्रद्धालु जाएं, वो ये कहें कि यहाँ प्रयागराज की पावन धरती साफ सुथरी थी। धर्म और आस्था के साथ ही इस महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं को स्वच्छता का अनुभव हो और उनके जरिए पूरे देश और दुनिया में स्वच्छता का संदेश भी जाए। स्वच्छता को बनाए रखने में सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, ताकि जो भी महाकुंभ में आए उसे महाकुंभ की धरती पूरी तरह साफ सुथरी मिले। इसका एक यह भी संदेश है कि अगर इतने बड़े महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं उसको साफ रखा जा सकता है, तो आप अपने आसपास भी सफाई रख सकते हैं। सरकार के यही है कि बस साफ सफाई की व्यवस्था अच्छे से रखनी है, मतलब कोई गंदगी ना होने पर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता और सुव्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली मेला क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए अपनाई गई ये रणनीतियां न केवल स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करेंगी, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगी। जो लोग आए यहाँ सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि गंदगी न दिखे और यहाँ से एक संदेश लेकर जाएं कि अगर इतने बड़े महाकुंभ स्थल में सफाई की जा सकती तो कहीं भी साफ रखा जा सकता है। ये संदेश भी लोगों के लिए है। कुंभ की धरती से तमाम संदेश हैं, लेकिन स्वच्छता का भी एक संदेश है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, महाकुंभ प्रयागराज। और प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी सिलसिले में महिला श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में निःशुल्क सैनिटरी पैड भी वितरण का स्टॉल लगाया गया है, जहां से पूरे महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालु जरूरत पड़ने पर सैनिटरी पैड्स मुफ्त में ले सकती हैं। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के साथ ही साधु संत और कल्पवासी पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ आने वाले हर तीर्थयात्री को अलग अलग तरह की जरूरतें पड़ती रहती हैं। इनमें से एक जरूरी चीज है महिला श्रद्धालुओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था करना, जिसका कुंभ मेले क्षेत्र में मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए वात्सल्य सेवा संस्थान और 9 संस्था ने मेला क्षेत्र में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण का कैंप लगाया है। ये संस्था पूरे महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। इस विषय पर बोलते हुए वात्सल्य सेवा संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का समय पर होना बहुत ही जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए इसे शुरू किया गया है।
बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको इमरजेंसी के समय पैड्स वगैरह की यहाँ पे आती है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ये एक स्वच्छता के लिए और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये पहल एक 9 सैनिटरी पैड कंपनी और वात्सल्य सेवा समिति के माध्यम से मैंने करने की कोशिश की है। और ये संभवतः हमें लगता है कि ये अभी इस तरीके की पहल महाकुंभ के इस अवसर पर ये पहला ये स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें कि निःशुल्क वितरण उन महिलाओं को किया जाएगा जिनको कि इस पैड की आवश्यकता होगी। यहाँ पर वात्सल्य सेवा संस्थान और 9 संस्था की ओर से इस निःशुल्क सैनिटरी पैड कैंप का शुभारंभ सहायक निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. मिश्रा ने किया। डॉक्टर वी.के. मिश्रा ने डीडी न्यूज से बात करते हुए बताया कि संस्था को केंद्रीय चिकित्सालय के पास जगह उपलब्ध कराई गई है, जहां ये निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण करेंगे। वात्सल्य ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड ये 9 सैनिटरी नैपकिन वालों के सहयोग से हो रहा है। इनको जगह यहाँ पे हम लोगों ने दिया है, प्रोवाइड किया है, और ये पूरे कुंभ के दौरान जो है पूरे 45 दिन ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो नीडी महिलाएं हैं जिनको जरूरत होगी वो यहाँ से निःशुल्क ले जाएंगी। महिलाओं को कुंभ मेला क्षेत्र में निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया। इस प्रयास से कुंभ के दौरान जहां महिला श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी, वहीं स्वास्थ्य के प्रति उनमें जागरूकता भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाकुंभ के दौरान संगम पर जल एम्बुलेंस की शुरुआत की है। चिकित्सा सुविधाओं से लैस और डॉक्टरों तथा वरिष्ठ एनडीआरएफ अधिकारियों द्वारा संचालित ये एम्बुलेंस पूरे आयोजन के दौरान 24 घंटे काम करेंगे। एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी मनोज शर्मा ने जल एम्बुलेंस को तैरता हुआ अस्पताल बताया, जो आपात स्थिति के दौरान मौके पर ही उपचार प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर, आपातकालीन दवाओं, मॉनिटर और अन्य चिकित्सा संबंधी आवश्यक चीजों से सुसज्जित है। जल एम्बुलेंस को तेजी से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जरूरतमंद लोगों को तत्काल देखभाल प्रदान करने के लिए तेज गति से गंगा में तैरती है। मेले के बाद इसे वाराणसी में एनडीआरएफ केंद्र में तैनात कर दिया जाएगा। ये वाटर एम्बुलेंस यहीं संगम क्षेत्र में तैनात रहेगी और इसमें जो भी आधुनिक उपकरण हैं, जैसे मल्टी पैरा मॉनिटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसमें एडी मशीन वगैरह है, और जो भी बेसिक इक्विपमेंट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट को चाहिए वो सारे इसमें इक्विपमेंट मौजूद हैं। और इसमें राउंड द क्लॉक हमारे एक चिकित्सक रहेंगे, डॉक्टर, और उनके साथ 2 हमारे पैरामेडिक इसमें 24/7 तैनात रहेंगे। और इस एम्बुलेंस की खासियत ये है कि ये त्वरित गति से कहीं भी अगर किसी भी व्यक्ति को नहाने के दौरान या घाट पर किसी तरीके की भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसको ये अटेंड करने में सक्षम है। और इसके बाद अस्पताल में इनको आगे शिफ्ट करने के लिए तुरंत ही जहां पर भी एम्बुलेंस अवेलेबल होगी तो उसमें पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा। और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम को महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि कलाग्राम महाकुंभ मेला क्षेत्र के नागा वासुकी क्षेत्र में भारद्वाज रोड पर 10 एकड़ से भी अधिक विस्तृत एक सांस्कृतिक स्थल है, जहां भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों के आकार में तैयार अनोखे कलाग्राम का उद्देश्य भारतीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत मंच प्रदान करना है। कलाग्राम महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र बनेगा। इसमें विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य और प्रदर्शनियां प्रस्तुत की जाएंगी। बता दें कि इससे पहले 8 जनवरी को पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा भी लिया था। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी जी के विचारों ने सदैव युवाओं को प्रेरणा दी। 12 जनवरी को हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का महत्व स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और कार्यों को युवाओं के बीच पहुंचाना होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 को युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना, इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे कई संदेश देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, खासकर युवाओं को। देश के महान संत, दार्शनिक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर हुआ। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नामकरण के समय स्वामी जी का नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के गहरे संस्कार पड़ गए। 1881 में स्वामी विवेकानंद की भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। इसके बाद उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु और मार्गदर्शक बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। 39 साल की अल्प आयु में स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में आध्यात्म की अलख जलाई एवं 4 जुलाई 1902 को बेलूर में महान आत्मा ने रामकृष्ण मठ में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। स्वामी विवेकानंद जी खुद 39 साल जिए और 39 साल दैट इज 39 ईयर्स उन्हें सारा दुनिया को हिला दिया। खास करके जब वो वहाँ गए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो अमेरिका में गए, केवल मात्र 5 मिनट का जो उनका वक्तव्य था उससे उन्होंने सारी दुनिया को दिल जीत लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी भी समाज के सशक्तिकरण के लिए महिला का सशक्त होना बेहद जरूरी है। उनका देश के युवाओं पर अटूट विश्वास था और समाज के विकास के लिए उन्होंने युवाओं से आगे आने की अपील की थी। उन्होंने युवाओं को अपने विचारों पर अडिग रहते हुए पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाने का सुझाव दिया। हम विवेकानंद जी से प्रेरणा लेके उठे, जागे और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के ध्येय स्वप्न को साकार करें। स्वामी विवेकानंद का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। उन्होंने अपने विचारों को सीधे लोगों तक पहुंचाया, खास तौर पर युवाओं तक। उन्होंने जो कहा, आज हमारे देश के युवाओं के बीच उनके विचारों और आदर्श के महत्व का पता चलता है। एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ 100 युवा दे दो और देखो कि देश को मैं कैसे विकसित करता हूँ। बिल्कुल युवा में वो ताकत है कि वो देश को ज़रूर विकसित करेगा और बिल्कुल 2047 तक करके ही मानेगा। आज पूरा विश्व भारत को एक युवा शक्ति के रूप में देख रहा है, क्योंकि देश का युवा पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा को लेकर अपने देश का परचम लहरा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडी एमवीए में फूट की अटकलों को लेकर गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी केवल स्वार्थ के लिए लोकसभा चुनाव में साथ आए थे। चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। सिर्फ स्वार्थ के लिए लोकसभा में साथ में आए थे। चुनाव खत्म, रिश्ता खत्म, आघाड़ी खत्म। फेक नैरेटिव फैलाकर लोगों के वोट ले लिए। जिन्होंने वोट दिए उनके पीठ में खंजीर खोप दिया। अभी विधानसभा में लोगों ने उनको दिखा दिया उनकी जगह। अभी एक दूसरे के ऊपर आरोप थोप रहे हैं क्योंकि वो स्वार्थ के लिए साथ में आए थे। महायुति इस राज्य का और देश का आज विकास का एजेंडा लेकर हम जा रहे हैं। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में ये राज्य विकास की ओर जा रहे हैं। खबर दिल्ली से। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के आरोप का भाजपा ने करारा जवाब दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार ने कहा कि भाजपा हर झुग्गी वाले को पक्का मकान दे रही है और भाजपा अभी तक दिल्ली के 4600 झुग्गियों को मकान दे भी चुकी है, जबकि केजरीवाल ने झुग्गी वालों का हक छीनकर शीश महल बनाने का काम किया है। झूठ बोलता है, उसको हर की बात झूठी लगती है। क्या केजरीवाल बता पाएंगे कि
झुग्गी वालों के लिए क्या किया है उनको? हम पक्का मकान दे रहे हैं हर झुग्गी वालों को, जहाँ रह रहे हैं वहीं पे पक्का मकान दे रहे हैं। 4600 मकान हम दे चुके हैं, लेकिन झुग्गी वालों का हक छीनकर वो अपना शीश महल बनाने का काम करते हैं। खबर असम से, जहां दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए चलाया जा रहा अभियान तेजी से जारी है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ की संयुक्त बचाव टीम ने अब तक 4 शव बरामद किए हैं। आपको बता दें कि असम के दीमा हसाओ जिले में 3 किलो उमरंगसो इलाके में 6 जनवरी को 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भर गया था। एनडीआरएफ प्रथम बटालियन के इंस्पेक्टर रोशन कुमार सिंह के मुताबिक जल निकासी की प्रक्रिया जारी है। कोल इंडिया का पंप लगाया गया है। ऑपरेशन चालू हुआ है तब से 4 डेड बॉडी रिकवर की गई ज्वाइंट ऑपरेशन में। कुछ एनडीआरएफ, कुछ आर्मी, नेवी, ये सब का मतलब मिला जुला रहा है। डी वाटर ऑपरेशन कंटिन्यू है, वाटर लेवल डाउन हो रहा है। डाउन होने के बाद फिर हम अपना ऑपरेशन चालू कर देंगे। अगली खबर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में पुलिस ने जब्त की गई 36,000 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया है। अंडमान एवं निकोबार की पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गृह मंत्रालय के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से इस अभियान को अंजाम देने में जुटी है। टीम ने रिकॉर्ड समय में इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं को जब्त किया है। अंडमान एवं निकोबार पुलिस के अनुसार यह भारत में 6,000 किलोग्राम से भी अधिक मादक पदार्थ की सबसे बड़ी जब्ती बताई जा रही है। श्री विजयपुरम में जब्त की गई नशीली दवाओं को भस्म करके नष्ट करने का काम शुरू किया गया है। दवाओं का भस्मीकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह प्रक्रिया कम प्रदूषण पैदा करती है, जबकि नशीली दवाओं के जल निपटान, खुले में जलाने या फिर मिट्टी खोदकर डालने से अधिक प्रदूषण फैल सकता है। अब बात मौसम की। उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल तो राहत नहीं मिलने वाली है। सुबह से लेकर शाम तक भीषण कोहरा और शीतलहर से पारा कई राज्यों में लगातार न्यूनतम स्तर की ओर बढ़ रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ है, जिससे दिन भर गलन का एहसास हो रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल और असम समेत कई राज्यों में ठंड ने लोगों को घरों में ही रहने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि 12 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में आज और कल रात और सुबह के समय घने से लेकर बहुत ही घना कोहरा छाए रहने की आशंका भी जताई है। तो वहीं पंजाब के कुछ स्थानों में आज और कल रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित है। रेल और हवाई यातायात पर विशेष तौर पर कोहरे का असर देखा जा सकता है। कई ट्रेनें कोहरे के चलते देर से चल रही हैं। उधर शुक्रवार शाम दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश से ठंड और बढ़ गई। दिल्ली में 25 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं ने भी ठंड में इजाफा कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घने से लेकर बहुत घने कोहरे की स्थिति रहेगी। उधर पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही श्रीलंका तट के उत्तर में, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम, मन्नार की खाड़ी और आसपास के केमोरिन क्षेत्र में 35 किलोमीटर प्रति घंटे से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। और आगे की खबरों में, तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में इस वक्त फूलों की सुंदरता और पर्यावरण जागरूकता के जीवंत केंद्र में तब्दील हो चुका है। 2 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2025 तक आयोजित उद्यान उत्सव में सतत उद्यान निर्माण,
जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित थीमेटिक स्टॉल्स, जैविक खेती, बागवानी पर शैक्षिक कार्यशालाएं और किसानों और स्टार्टअप्स के नवीन उत्पादों की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। राष्ट्रपति के शीतकालीन प्रवास के दौरान होने वाला ये उत्सव हर साल राजधानी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के वार्षिक अमृत उद्यान कार्यक्रम से प्रेरित है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में जैव विविधता के महत्व और हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में बागवानी की भूमिका पर जोर दिया जाता है। इस साल उत्सव के पहले ही दिन यहां 6000 लोग इसमें शामिल हुए। Rashtrapati Nilayam is open to public since 18 months from last year March 2023 onwards. And since then we are open to public, and lots of school children, public are coming to Rashtrapati Nilayam to visit the beautiful premises. And now we are open to public for a grandeur event called as Udyanotsav. This is a 12-day event which was started from January 2nd onwards. And on 13th January we are closing this Udyanotsav. मैं इधर राष्ट्रपति नीलाम में घूमने के लिए आई उद्यान उत्सव के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब गार्डन देख के, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे एक क्लीननेस, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और किचन, राष्ट्रपति नीलाम किचन में भी घुसे, मैं उधर भी घूमा। हम टोटल में 50 मेंबर्स हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे फूल बहुत है, हरियाली बहुत है। और हमने अभी जस्ट अभी आए हैं हम स्टेपवेल के यहाँ से, देख के आए कि आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है और बहुत सारे फूल पौधे हैं और सब कुछ देखने को मिल रहा है। साइंटिफिक नेम्स भी पता चल रहे हैं हमको। यहाँ राष्ट्रपति निलय में आज मैंने हर्बल गार्डन के बारे में देखा है। यहाँ हमारे औषधि पौधों को लगाया गया है, जैसे कि तुलसी, हल्दी का पौधा और एलोवेरा जेल, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जहाँ पर जिसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे में लिखा हुआ है किस किस चीज़ के लिए या किसी बीमारी के लिए जैसे यूज़ किया जाता है। हमारे पुराने लोग जो करते थे, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत ही शांति भी है और बहुत स्वच्छ भी है यहाँ का वातावरण। मैंने यहाँ पे हर्बल गार्डन भी विज़िट किया जो काफ़ी खूबसूरत हैं और काफ़ी उसमें मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसका कि हमें नॉलेज भी नहीं होता है, तो वो सब हम वहाँ पे काफ़ी लिखा हुआ है उसके बाद प्लांट के बारे में, वो सब देखा हमने और काफ़ी अच्छा लगा। साथ में एक म्यूज़ियम है इधर, उससे थोड़ा सा आगे आने पे फिर एक रॉक गार्डन है, वहाँ पे कुछ स्टैचू बने हुए हैं, वो स्टैचू भी देखा हमने। अगली खबर, देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस दौरान दिल्ली में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ओर जहां कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक क्षमता का सुंदर परिदृश्य देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला एट होम रिसेप्शन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित। इस समय सीधे चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी